दुबई सिटी ऑफ गोल्ड बिकॉज एक ट्रस्ट और एक फेथ और उसकी वजह से ये सिटी ऑफ गोल्ड माना गया। गवर्नमेंट ने अपने रिस्ट्रिक्शन डाल दिए कि आप बेचेंगे तो उसके ऊपर ये लिख के बेचेंगे। जो चीज़ आप खरीदते हो ज्वेलर्स के पास से, उनको वो इनवॉइस में लिखना कंपलसरी है यहाँ, इसीलिए ये सिटी ऑफ गोल्ड है। एंड रियली आई सैल्यूट दुबई गवर्नमेंट के, उन्होंने जो डेवलपमेंट लाए हैं आप सोच नहीं सकते। उन्होंने स्क्रैच में से पूरा एक स्वर्ग को सर्जित कर दिया है। और ज्वेलर्स जो है उसको पहले ये देखना चाहिए कि मेरी लेगेसी डैमेज ना हो। ये जो बिजनेस है वो बिजनेस असूल का बिजनेस है, प्रिंसिपल का बिजनेस है, वेयर द ट्रस्ट इज द ट्रेडिशन। Welcome to another episode of the Jewelry Pod. I'm your host Krishna, and today's podcast is about exploring history of diamonds but in Dubai market. Today's podcast will be answering you how business in Dubai got standardized later by the years. However, it was not like this how you see it today. Today's guest is CEO of M Suresh, a veteran company who is diamond site holder across the world and is known for its certified diamonds in Dubai. Let's join our hands to welcome Mr. Tarun Bodia from M Suresh, and let's know from him the question that you have sent us before. Welcome Tarunji, welcome on the Jewelry Pod. Thank you Krishna, and really it's my pleasure and to join with you. It's really a good time with me now. आपसे पीछे कॉन्फ्रेंस में मिलके बहुत अच्छा लगा, एंड मे बी वी आर टू लेट टू मीट इट फील्स। एंड जो आपने उस कॉन्फ्रेंस में कुछ इंसाइट्स शेयर करे थे उसको सुन के मैं इतना एक्साइटेड हो गया था। राइट that moment I decided that you need to be on this platform, and would love to know कि आज जैसा बिज़नेस जो हम देख रहे हैं, इतने सारे कंप्लाइंसेस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एंड इतना ऑर्गेनाइज्ड गोल्ड सुक जो है, वो आपके टाइम पे वैसा नहीं था जब आपने शुरू किया। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। आपकी जर्नी दुबई में कब शुरू हुई? I started in 1995 actually. I left India at 1987 and then I was in Belgium. And from Belgium, we moved here till in 1995. And just that time, the Dubai is a desert. Like it's more famous for desert rides and the camel rides. And it was not that much like what you see today. It was a family business that took you to Belgium, या आप पहले थे अपनी फैमिली में जिसने ऐसा कुछ डिसाइड किया कि मैं बाहर जाऊंगा? एक्चुअली मेरे पिताजी, मेरे ग्रैंडफादर वाज इन जेमस्टोन्स एंड दे वर एस्टेब्लिश इन म्यांमार इन बर्मा, एंड माय फादर एट द एज ऑफ 1 year he was there and he started the company Bodia Brothers in Myanmar in Burma, and the Burma was very famous that time for the ruby. Because there is a many mines ruby का, उधर बहुत mines है gemstones का, तो our family is belongs to the gemstone. And then I started learning diamonds because the diamond industry grows up suddenly from the gemstone business, because the diamond was the one part of gemstone before. It was never had a separate industry, and then the diamond industry grows. And then my father decided that better you move to diamond industry, because the gemstone is we already doing many times, and the gemstones के अंदर क्या था, नेचुरल gemstones की बहुत वैल्यू रहती है, लेकिन उसके बाद में सेमी प्रेशियस इंट्रोड्यूस हुए, तो जिससे वो बाज़ार को थोड़ा इफेक्ट आ रहा था और डायमंड ग्रो हो रहा था। तो फॉर द यंग जनरेशन ही प्रीफर्ड टू जॉइन डायमंड, एंड देन आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज स्टडिंग इन हिंदुजा कॉलेज। द सेम टाइम देयर वाज ए मेहता भवन नेक्स्ट टू 2 minutes वॉकिंग डिस्टेंस टू माई कॉलेज, एंड आई वाज लिविंग इन ओपेरा हाउस एरिया वेयर द डायमंड बिजनेस वाज ग्रो टू मच। एंड देन आई स्टार्टेड फ्रॉम कॉलेज से मैं डायरेक्ट उधर जाता था सीखने के लिए, और बस ऐसे ये जर्नी शुरू हो गई। तो जब आपने बेल्जियम में शुरू किया, वो शुरू से एक डायमंड हब था, वहाँ पे क्या आपकी शुरुआती लर्निंग्स क्या थी? आई वेंट टू बेल्जियम 1988 जी। और जब मैं शुरू में गया एंट्रोप को मैंने देखा, हमेशा एक ड्रीम था बेल्जियम वो बेस्ट फ्रेंड है डायमंड का, एंट्रोप इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ डायमंड, और हर जगह पे बोला जाता था बेल्जियम कट इज़ द बेस्ट। वो क्या था उसके पीछे का रीज़न, जब मैं वहाँ जब पहुँचा तो आई ऑल्सो हैव द क्यूरियोसिटी व्हाई द बेल्जियम कट इज़ सो बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड देन आई लर्न दैट देयर वाज इन द पास्ट ऑलवेज बेल्जियम मिरर्स आर वेरी प्रेशियस। आप क्रिस्टीज के अंदर भी आज की तारीख में वो ऑक्शंस में कभी आते हैं, तो कट डिफरेंट होता है या उसका? सी एग्जैक्टली, दे आर द बेस्ट कटर। जो बेल्जियम के फ्लेमिश लोग जो थे, उनको कटिंग के अंदर इतने एक्सपर्ट थे कि वो मिरर के ऊपर इतनी अच्छी कटिंग करते थे, जिससे बेल्जियम मिरर फेमस हुए। तो हर कोई बोलता था पहले के दौर में कि मिरर तो बेल्जियम का ही होना चाहिए। फिर बाद में डायमंड्स पे आ गया,
जब डायमंड, तो वो जो कटिंग का उनका जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि डायमंड जो है उसकी इसकी जो रिफ्लेक्शन आती है वो उसकी कटिंग की वजह से ही आती है। तो वो कटिंग के अंदर इतने मास्टर थे कि उसका लस्टर बहुत खिल के निकलता था। तो हर कोई पसंद करता था कि बेल्जियम डायमंड लेना चाहिए। सो व्हेन आई स्टार्टेड इन एंटवर्प, it was a big hub for the rough diamond business, and then there is a few company who start manufacturing polished diamonds in Belgium, and those times it was completely different, and diamond के दुनिया के हर कोने से किसी को भी डायमंड लेना है तो वो एंट्रोप से ही पास होता था, तो हर कोई एंट्रोप ही आता था। एंड आप जिस ईयर की बात कर रहे हो 1988, क्या वो ईयर वही था जब जूइश ज़्यादा थे वहाँ पे और इंडियंस ने शुरू किया था वहाँ पे बिजनेस, और इट वाज ऑलरेडी डेवलप्ड कम्युनिटी फॉर इंडियंस? सी, डायमंड शुरू हुआ हॉलैंड के अंदर। आप जरा पास में जाएंगे थोड़ा तो बेनेलक्स, पहले बेल्जियम जो था, बेल्जियम बेनेलक्स के वीज़ा मिलते थे आपको। बेल्जियम, नेदरलैंड एंड लग्जमबर्ग, ये तीनों कंट्री हमेशा साथ में रही पहले से। तो नेदरलैंड जो था, जिसको हॉलैंड बोलते हैं, वो डायमंड का हब था पहले, और वहाँ डायमंड कटिंग होती थी, और जूइश लोग इनके अंदर एक्सपर्ट थे वो डायमंड ट्रेड्स करने के लिए, जो माइन से आता था। और उसके अंदर इंडियंस एक्सपर्ट थे, उसके अंदर वो लेबर जॉब करते थे, कटिंग करते थे, और जो बड़े डायमंड्स निकलते थे, मैंने ये भी सुना था कि बड़े डायमंड्स जो कट हो जाते थे उसके बाद में जो रिजेक्शन निकलता था वो छोटे डायमंड्स का वो लोग कुछ नहीं कर सकते, तो वो इंडियन को उसमें लेबर के साथ में दे देते थे। जो इंडियंस ने इसके ऊपर डेवलपमेंट किया कटिंग करके, तो इसीलिए दुनिया के अंदर सबसे छोटा डायमंड भी इंडिया बना सकता है, इसीलिए इंडिया इतना फेमस हो गया। जो हॉलैंड के अंदर जो बिजनेस चल रहा था, तो आप ऐसे पास में देखेंगे तो पर कैरेट का प्राइसेस डॉलर में नहीं थे, गिल्डर में थे। हॉलैंड के अंदर करेंसी गिल्डर गिनी जाती थी, तो डायमंड वॉज ऑलवेज उसका प्राइसेस गिल्डर में आते थे। तो पुराने दौर के जब आप किताबें देखेंगे तो उसके अंदर वो गिल्डर में प्राइसेस दिखाई देगी आपको। देन हॉलैंड का बेसिक जो उसका जो डेवलपमेंट था, उनकी जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा फार्मिंग में थी, वो फ्लावर बिजनेस के अंदर। तो उन्होंने क्या किया कि फ्लावर बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उसको ज़्यादा प्रमोट किया फ्लावर बिजनेस को, और डायमंड इंडस्ट्री कहाँ बिछड़ गई। तो एंट्रोप के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, तो वो बेल्जियम में बिजनेस डाइवर्ट हुआ, और ऐसे भी बेल्जियम के कनेक्शन अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ में अच्छे थे, तो टेरिटरीज़े भी थी, तो उसके वजह से फिर वो डायमंड का बिजनेस एंट्रोप में आ गया, बेल्जियम के अंदर आ गया। एंड व्हेन आई स्टार्टेड इन 1988 इट वाज ऑलरेडी डेवलप बिकॉज मेनी ईयर्स बिफोर दोज थिंग्स हैपन। और तभी मेजर लीडिंग जो करते थे एंट्रोप की बाज़ार के अंदर वो थे जूइश, इंडियन एंड लेबनीज़, ये तीन बड़े प्लेयर्स थे, और सबकी एक अच्छी बॉन्डिंग भी थी, तो हर कोई वो तरीके से काम करता था। आपकी क्या मेजर लर्निंग थी उस ड्यूरेशन में? आपने क्या सीखा वहाँ पर? मैं इंडिया से गया था, और इंडिया का वो टाइम का काम करने का तरीका अलग था। हाँ। और जब मैं बेल्जियम में एंटर हुआ, बेल्जियम आई फाउंड दैट इट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज एंड लिटरेट मार्केट फॉर द डायमंड, बिकॉज दोज टाइम देर इज लेबोरेटरीज वर एग्जिस्टिंग इन एंटवर्प. This is HRD, that is belongs to the Belgium. It started from there only. तो इंडिया के अंदर वो लेबोरेटरी का इतना वो प्रचलित नहीं था, हर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और प्रचलित नहीं था इतना। मतलब वो ज्वेलर्स भी बेच रहे हैं तो बोलता था ये सुपर डिलक्स है जी, ये डिलक्स है, तो उनको ऐसे बोला जाता था। ये VS1 VS ग्रेड नहीं थे, नहीं वो नहीं था तभी। और मेरे दिमाग में भी वही बातें चलती थी। मैं जब एंट्रोप में एंटर हुआ, मैं लर्निंग स्टेज पे था, और रफ से कैसे डायमंड को प्लानिंग करते, फिर कटिंग में कैसे जाता है, वो सब सीख रहा था। उसके साथ में मैंने देखा कि ये लेबोरेटरीज की वजह से डायमंड की वैल्यू मिल रही है। मतलब इट इज़ गुड फॉर द सेलर्स एंड गुड फॉर द बायर्स, वेयर ही अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ बाइंग। तो वो दौर के अंदर जब मैं इंडिया आता था और मैं पूछता था कि VVS और DEF कलर, तो हर कोई बोलता था भैया इधर सुपर डिलक्स होता है और उसके बाद में डिलक्स होता है। तो वो दौर था। तो एंट्रोप तभी बहुत आगे निकल चुका था। और फिर वहाँ से आप डायरेक्ट आप दुबई आए, या वापस इंडिया जाके फिर वापस से आपने दुबई का प्लान किया? क्योंकि उन दिनों मुझे अच्छे से याद है कि सिंगापुर जाते थे लोग बाग, हांगकांग जाया करते थे, बट दुबई का नाम रिसेंटली आया, नॉट रिसेंटली बट मोर देन अ डिकेड नाउ। बट जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अभी हुई है, आप किस टाइम पे आए दुबई? फिर बेल्जियम के अंदर अच्छा खासा टाइम में रहा। वहाँ से मैंने यूरोपियन कंट्रीज ट्रैवल किया, इसराइल भी जाते थे हम लोग बिज़नेस के लिए, लर्निंग भी किया मैंने वहाँ भी, तेल अवीव में भी। और
इंडिया तो आना जाना रहता ही था हमेशा, क्योंकि फैमिली इंडिया में ही थी। तो उसके बाद में ये थोड़े गवर्नमेंट के चेंजेस हुए हैं बेल्जियम के अंदर, यूरोपियन यूनियन का थोड़ा इन्फ्लुएंस आया और बहुत सारी चीज़ों के अंदर चेंजेस आए। पहले डायमंड को ज़्यादा प्रमोट किया जाता था उधर, उसके बाद में थोड़े टैक्सेशन और वो सब चीज़ें का नया कोई इम्प्लीमेशन आया, वो जो उनकी गवर्नमेंट के हिसाब से उनको योग्य था जो कंट्री के बेनिफिट के लिए, तो वो सब चीज़ें आई। उसके बाद में सब लोग एक्सपांसन का भी सोचते थे कि हम दूसरे जगह पे भी अपना एक्सपांसन करें। तो मिडल ईस्ट के अंदर ये एकदम एक साइलेंट एरिया था और दुबई एक ऐसा था कि जिसके यहाँ वो सेंटर में आता था मिडल ईस्ट के। दूसरा, इधर ट्रांसपेरेंसी थी, इधर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था और इंडिया से इतना नज़दीक था जैसे आप एक इंडिया का डेवलप पार्टी समझ लीजिए, इतना दुबई को फील करते थे अपन इंडियंस लोग उस जमाने में। उस जमाने में। ये तो हम अभी फील करते हैं। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे वीकेंड में पार्टी करने आते हैं, आज से 30 साल पहले की बात कर रहे हैं आप। और उस टाइम पे भी यही फीलिंग थी कि दुबई नज़दीक है, वहाँ चलते हैं। हर कोई ये प्रीफर करता था। ऐसे में आपको बोलूँ तो 1986 में मैंने ट्रैवल किया था। हाँ। यू नेवर नो योर डेस्टिनी इन द लाइफ। ये एक मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा सा सबक था और मैं अभी मानता हूँ कि ये सब चीज़ें ज़िंदगी में सच होती है, क्योंकि 1986 में मैं लंदन जा रहा था, लेस्टर। तो मैं एयरलाइंस ढूंढ रहा था, कॉलेज में पढ़ रहा था, वो दौर था। पापा ने एक बजट के पैसे दिए थे, भैया इसमें तू घूम के आ जाना, तेरा गोल्डन पीरियड का टाइम है ये कॉलेज का, तो घूम के आ जाना। तो वो दौर में मैं चेक कर रहा था तो एमिरेट एयरलाइंस की नई एयरलाइंस चालू हुई थी, तो प्राइस में भी अच्छी थी, नई फ्लाइट्स भी थी और वो लोग प्रमोट कर रहे थे दुबई को। अच्छा। तो वो बोलते थे आपने कनेक्टिंग फ्लाइट ली है तो 2 दिन हम आपको होटल का स्टे देंगे, ओके, और आपको ट्रांसपोर्ट देंगे, वीज़ा देंगे। तो फिर मैंने एमिरेट एयरलाइंस ली थी और मैं इधर दुबई भी आया था तभी, मैं लंदन गया था तभी, और मैंने कोई भी शॉपिंग लंदन से नहीं की थी, मेरी हर शॉपिंग दुबई से ही हुई थी। क्योंकि हर बंदा, मेरा दोस्त भी बोलते थे अभी तो दुबई जा रहा है ना, मेरे लिए एक वॉकमैन भी लेके आना, अच्छा, मेरे लिए एक कैमरा भी छोटा लेके आना। तो ये वाला दुबई का एक माहौल था और इंडियन लोग बहुत प्रीफर करते थे और यहाँ कोई टैक्स नहीं था। हाँ। हर कोई चीज़ जो है बंदा एक छोटा सा मार्जिन रखे, क्योंकि दुबई इतना महंगा भी नहीं था, तो छोटा मार्जिन रख के बेचता था जो अपने कंट्रीज़ के हिसाब से सही मिलता था। इसके वजह से प्राइस में भी। उस टाइम पे कैसा था मार्केट? इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा डेवलप था, ज्वेलरी का मार्केट डेवलप था? आप बात करें 1988 की 1988 में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट ज़्यादा चल रहा था। ओके। और ज्वेलरी का था। ऐसे भी देखो तो दुबई जो है वो फेमस रहा ही है हमेशा गोल्ड के लिए, क्योंकि दुबई सिटी ऑफ गोल्ड, और दुबई के अंदर हमेशा गोल्ड का हब बना रहा, क्योंकि दुबई ने गोल्ड के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी रखी है और उसके ऊपर कंट्रोल भी है जो प्योरिटी का, और उसकी वजह से तो दुबई तभी भी फेमस था गोल्ड के लिए। लेकिन ज़्यादातर क्या होता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ आते थे। इंडियन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा टैक्स थे। तो वो दौर में आप देखेंगे, शायद आप तो यंग है बहुत, लेकिन आप पूछेंगे आपके अंकल्स को तो वो बताएंगे आपको कि ज़्यादा सिंगापुर जाते थे। 88 में मेरा बॉर्न हुआ। अच्छा। ये जो दुबई सिटी ऑफ गोल्ड बना, माय सिटी ऑफ गोल्ड, ये कैसे टर्मिनोलॉजी आई? एक्चुअली दुबई बिग हब था, गोल्ड का ट्रांजिट यहाँ से अच्छा खासा होता था। मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के लिए दुबई मैं बोलूँ तो एक हेवन था, क्योंकि दुबई ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा था और दुबई ऑलवेज़ वेलकम एवरीवन। जो आज भी है आप देखेंगे वो फ्रेंडलीनेस है और जो ट्रांसपेरेंसी है, और हर कोई बंदा दुबई के अंदर वेलकम होता है, हर कोई बंदा दुबई को अपना समझता है, ऐसा फील करता है। इतने साल के बाद में मैं बोलूँ तो मेरे बर्थ के बाद में मैं ज़्यादा दुबई में रहा हूँ। मेरा पासपोर्ट इंडिया का है, लेकिन मैंने अपना वक्त जो है वो दुबई में गुजारा है, तो मेरे लिए इंडिया फॉरेन हो जाता है और दुबई मेरा देश हो जाता है। दुबई तभी भी गोल्ड के लिए फेमस था। यहाँ से मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर गोल्ड का यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी अच्छी तरह से होता था। दुबई के पास अपनी ट्रांसगार्ड ये सिस्टम में भी थी, तो सिक्योर लेवल पे यहाँ आता था और इजी टू ट्रेड था, क्योंकि यहाँ भी मेजर प्योरिटी कंट्रोल है, यहाँ प्योरिटी कंट्रोल था और मेजर प्लेयर यहाँ भी लेबनीज़ लोग, सीरियन लोग, इंडियंस, वो सब मेजर प्लेयर थे। वो जैसे सीरियन, लेबनीज़ वो अरब अट्रैक्ट करते थे, इंडियंस एशियंस को अट्रैक्ट करते थे, कोरियंस यहाँ आते थे। वो दौर था, मैंने देखा है जब व्हेन आई स्टार्टेड 1995। सो दुबई सिटी ऑफ गोल्ड बिकॉज एक ट्रस्ट और एक फेथ, और उसकी वजह से ये सिटी ऑफ गोल्ड माना गया, क्योंकि हर बंदा को आंख बंद करके भी वो लेगा तो उसको वो गारंटी थी कि मेरा जो गोल्ड है वो प्योर ही रहेगा। तो इसकी वजह से ये सिटी ऑफ गोल्ड बन गया। पर क्या दुबई में गोल्ड सस्ता है? दुबई में देखो, मैं एक बात बता दूं आपको, दुनिया के अंदर हर कंट्री के अंदर
कोई ना कोई चीज़ के ऊपर कोई टैक्सेशंस होते हैं और उनकी वजह से प्रोडक्ट का भी वैल्यू अप डाउन होता है। दुबई ने प्योर गोल्ड के ऊपर आज की तारीख में भी टैक्स नहीं है। आप जाके ले सकते हो तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है। तो दुबई आप बाहर के देशों में देखो तो हर कंट्री के अंदर छोटे बड़े टैक्सेस हैं, तो यहाँ टैक्स नहीं। उसकी वजह से आप जब सोना लेते हो तो आपको ये सस्ता लगता है, और ये सस्ता होता है क्योंकि यहाँ टैक्स नहीं है उसके ऊपर। प्योर गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी ज्वेलरी और जो है उनके ऊपर भी बहुत मिनिमम लेवल का टैक्स है। जो 5% टैक्स चार्ज करते हैं वो आपको बाहर के देशों की कंपैरिजन में वो बहुत मामूली सा है। कोई भी आज टूरिस्ट आता है वो पहले से ही प्लान कर लेता है कि दुबई जाऊंगा तो मैं गोल्ड लूँगा। तो ये जो वो बजट रखता है दुबई के लिए, गोल्ड के लिए, वो ट्रस्ट जो इतना टाइम में दुबई ने जो गेन किया है उसके क्या रीज़न रहे हैं? देखो, हर कोई टूरिस्ट आता है तो वो सोचता है एक सोवेनियर में लूँगा, बुर्ज अल अरब लूँगा, बुर्ज खलीफा का वो देते हैं, और सोवेनियर के जैसे गोल्ड भी यहाँ लेते हैं। गोल्ड मैंने जैसे बताया, हर बंदा वो यहाँ से लेने का प्रीफर करता है क्योंकि प्योरिटी। अभी आप देखने को जाओ तो हर चीज़ के अंदर उसकी प्योरिटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इन द प्रेशियस। जो प्रेशियस चीज़ आप लेते हो, जब आप गोल्ड खरीदते हो तो वो गोल्ड ही खरीदते हो, और आपको उसके एक्सपर्ट नहीं होते आप, तो आप इसमें फेथ से खरीदते हो। तो उसके वजह से यहाँ जो है वो रेगुलेशंस के हिसाब से यहाँ प्योर मिलता है। तो हर बंदा सोचता है कि मैं दुबई गया हूँ तो मैं एक चेन तो अपने लिए प्योर रख लूँ, तो इसकी वजह से गोल्ड के लिए लोग परचेस करते हैं। अब बात करते हैं तरुण जी अबाउट डायमंड, जो कि आपकी एक्सपर्टीज़ है। बैक इन द डेज जब आपने शुरू किया बिजनेस, उस टाइम पे लैब्स इतने नहीं थे, सर्टिफिकेशन लैब्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी उस ज़माने में। ऑलमोस्ट 30 years फ्रॉम नाउ, राइट? करेक्ट। आप क्या था, हाउ पीपल यूज्ड टू ट्रस्ट व्हाइल बाइंग डायमंड्स? See, as I believe always, and I experience in my life, doctors, lawyers, and tailors somehow, and the jewelers are trusted from the generations. ये नहीं है कि कल उठ के आप गए और उसके वहाँ से ले लिया आपने और आपने उस पर भरोसा रख दिया। ऐसा नहीं होता है। आप फैमिली डॉक्टर्स को फैमिली ज्वेलर्स जैसा क्यों मानते हो? सी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, ये मैं टर्म्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हम हर कोई बंदा समझ सकता है जो इंडस्ट्री के साथ में भी नहीं जुड़ा है, लेकिन हमारे अंदर तो यही लॉजिक चलता है कि जैसे आपका जो फैमिली डॉक्टर होता है, पिताजी के टाइम में आप जाते हो, वही डॉक्टर के पास आप भी बीमार होते तभी जाते हो। और वो डॉक्टर क्यों आपके लिए? क्योंकि वो डॉक्टर जाता है कि आपकी खानी पीनी, आपका द वे ऑफ लिविंग, आप कौन गुजराती हो, पंजाबी हो, तो मतलब आप क्या खाते हो, उसको मालूम है कि इसने ये खा लिया होगा तो इसकी तबीयत बिगड़ गई है, उसको ये मेडिसिन देनी है। तो हम बोलते हैं दूसरे डॉक्टर से हमारा फैमिली डॉक्टर अच्छा है। वो आपको जानता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपने बचपन से उसको देखा है, तो आपका उसके अंदर विश्वास है, उसमें फेथ है कि ये जो मेडिसिन मुझे देगा वो मुझे 100% क्योर करेगा। तो हमेशा बोलते भी है कि मेडिसिन से ज़्यादा आपका विल पावर भी काम करता है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ मैच हो जाती है। लॉयर्स की बात करें तो वो लॉयर्स भी जब भी किसी का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो लॉयर्स के पास जाते हैं, तो लॉयर्स भी जानता है फैमिली से कि बंदे ये बड़े क्रिमिनल तो नहीं है, छोटा मोटा बेचारे से कोई हो गया होगा, तो उनको छोटा मोटा पता चलता है कि इन लोगों का ये सिचुएशन होगा, तो वो ऐसे पेश करता है और आदमी का उस पर फेथ बना रहता है। टेलर्स आप लेडीज़ को पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक टेलर्स पकड़ती है तो वो दूसरे से नहीं जाते हैं, क्योंकि उनकी वहाँ मर्यादा बनी रहती है और उनको पता है कि मैं यहाँ से, वो मेरी चॉइस और मेरे टेस्ट को समझते हैं और मेरे बॉडी के हिसाब से मुझे कौन सी डिज़ाइन अच्छी लगती है वो हिसाब से मुझे वो क्लॉथ देंगे। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं उसमें फेथ है। सबसे बड़ी बात है एक विश्वास है। सेम ज्वेलर्स के साथ में है। आप ज्वेलर की दुकान में पाँव रखते हो तो तभी आपका पहला एक माइंड में क्या होगा, मैं यहाँ से जो खरीद रहा हूँ वो सही होगा, वो वैल्यू फॉर द मनी होगा, वो प्योरिटी तो सही होगी। लेकिन जब आप जनरेशन से वहाँ आपके बाप दादा या कोई आपके बड़े चाचा अंकल जा रहे हैं तो आप बोलेंगे यार उन्होंने भी तो लिया, इतने सालों से कभी ना कभी तो पकड़ा जाता था। तो वो एक फेथ से पाँव रखता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब एक कस्टमर एंटर होता है दुकान के अंदर तो एक इनोसेंट चाइल्ड के जैसे उसके पास नॉलेज 40% ही होती है, 60% जो है वो सेल्समैन कन्वर्ट करता है अपने बिजनेस को। तो ये जो ज्वेलर्स है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। आप देखेंगे पुराने दौर में, अभी भी बहुत बोर्ड देखेंगे आप भी बाज़ार के अंदर, अभी तो ब्रांडिंग के ऊपर आ रहा है, जनरेशन चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी पुराने ज्वेलर्स के नाम पढ़ेंगे तो आपको एंड सन्स एंड ब्रदर्स दिखाई देंगे।
वो दौर था कि भाई एक बड़े भैया ने चालू किया, उनके दूसरे भाइयों को जोड़ के एंड ब्रदर्स करके वो कंपनियाँ चलती थी जो पर्टिकुलर नाम से रहती थी, वो फैमिली नाम से रहती थी, वो इंग्लिश या ब्रांडेड नाम नहीं आता था। ऐसे फिर बाद में बच्चे बड़े हो गए तो उसने एंड सन्स चालू कर दी कि भैया हम 22 का कर रहे हैं, अभी यूरोपियन टेस्ट आ गया 18 का, तो चलो एंड सन्स भी बना देते हैं, तुम लोग 18 पे फोकस करो। तो ज्वेलर्स जो है वो इनकी कैटेगरी में आता है एक विश्वास के तौर पे। इसीलिए हमेशा हर कोई बंदा जाता है तो वो देखता है कि मेरे पिताजी के टाइम से ले रहे हैं तो मुझे यहाँ ब्लाइंडली लेना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को प्रिजर्व करने के लिए, इसको संजो के रखने के लिए अभी जो करंट एज ज्वेलर्स हैं, जो आज बहुत सारे नेम्स आ रहे हैं दुबई में, काफ़ी रिटेल ईच डे खुलते हैं, उनको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली क्योंकि कंज्यूमर के लिए भी अभी टफ है कि किस पे ट्रस्ट करें। हर एक दिन नया आ रहा है, उसका नया ऑफ़र आता है, उसकी नई ऐड आती है, तो फिर उसको कंज्यूमर को क्या करना चाहिए ऐसे केस? स्पेशली ज्वेलर्स को ये देखना चाहिए कि वो लेगेसी है। ज्वेलर्स जो है वो एक लेगेसी है जो बनते आ रही है अपने पूर्वजों से, मतलब फोर फादर्स हैं। आने वाली या जो जनरेशन अभी संभाल रही है उसको पहले ये देखना चाहिए कि मेरी लेगेसी डैमेज ना हो। आज भी आप देखेंगे तो जो पुराने ज्वेलर्स है उनकी दुकानों में आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि कोई बुजुर्ग उधर राउंड मार रहा है या कोई एक बुजुर्ग बैठा है वो देख रहा है, क्योंकि उन्होंने ये बिल्टअप किया है। वो इसीलिए वहाँ रहता है कि भैया अभी मैं देखूँ यार ये लोग बच्चे लोग भी अच्छी तरह से चला लेते हैं ना, क्योंकि मैंने ये पटिया बनाया उसको उम्रें लग गई है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा ये देखना चाहिए कि ये जो है गुडविल है, ये एक ब्रांड है जो इनके फोर फादर्स ने बिल्टअप किए, हमें उसके ऊपर खरा उतरना है। हम मेरे यहाँ जो भी कस्टमर आता है वो बाय करे या ना करे, लेकिन हम अपनी जो भी चीज़ें उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम अपने क्वालिटी देंगे। देखो हर किसी को अपना एक्सपेंस रन करना है एंड दैट इज़ एवरीवन हैज़ अ राइट टू रन देयर एक्सपेंस। कोई भी यहाँ चैरिटी नहीं करता है, कोई बड़ा मार्जिन रखता है, कोई छोटा मार्जिन रखता है। लेकिन जब पुराना कस्टमर होता है तो हर बंदा सोचता है कि यार ये अपना रिलेशन है, ये कस्टमर नहीं है, ये दौर पे आए, बाज़ार थोड़ी मंदी चल रही है उनके लिए भी, तो हम थोड़ा कम मार्जिन रखें। तो वो वाइसे वर्सा वाली चीज़ है, एक रिलेशन की बात है, तो इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि आपकी पीढ़ियाँ तब चल सकती है जब आप अपने असूल पे पक्के हो, और ये जो बिज़नेस है वो बिज़नेस असूल का बिज़नेस है, प्रिंसिपल का बिज़नेस है, वेयर द ट्रस्ट इज़ द ट्रेडिशन। यू मस्ट हैव टू बी ऑन योर ट्रस्ट। आपके नाम के ऊपर आपको खुद को इतनी बड़े गर्व होना चाहिए, और सामने वाला जब एंटर करता है तभी बोलता होगा, शायद कभी कोई महंगा होगा तो, लेकिन अभी भी मैंने सुना है बाज़ार के अंदर वो बोलते हैं यार ये दुकान में थोड़ा माल महंगा मिलता है, लेकिन वो कभी भी प्योरिटी और वो चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर को देखना चाहिए। आप देखो कि ब्रांड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है। हम देखते हैं ब्रांड इतनी बड़ी ब्रांड हो गई, लेकिन ब्रांड से इंपॉर्टेंट होता है सिंस। वो ब्रांड कौन से साल में शुरू हुई थी, जब वो साल से ये बंदा अभी भी खड़ा है और अपने नाम के नीचे लिख रहा है कि वी आर स्टार्टेड सिंस 1959 1947, सो मीन्स दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग। और वो गर्व से बोलता है कि मैं ये साल से यहाँ तक बैठा हूँ और मेरे पे कोई भी दाग नहीं है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब कंज्यूमर जाता है तो उनको ये देख के जाना चाहिए ज़्यादातर कि कितना पुराना ज्वेलर्स हैं और इनका कैसा रिकॉर्ड बना हुआ है। तो रेफरेंसेस से ज़्यादातर ये चीज़ें बनती है। और आपके क्या प्रिंसिपल थे जब आपने शुरू किया डायमंड बिजनेस? उस टाइम पे सर्टिफिकेशन इतना प्रचलित नहीं था, उस टाइम पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि ये नहीं तो ये लैब से चेक कर लेते हैं। सो व्हाट वर द टूल्स दोज डेज? स्पेशली पहले के दौर के जो अपने ट्रेडर्स थे, मैं उन इतने एक्सपर्ट्स थे। मैं बोलूँ मेरे पिताजी को मैंने देखा है। मेरा कज़िन एक बार पोखराज लेके आया था, तो उसने बोला अंकल ये ज़रा देख दीजिए, तो उनके हाथ में ही था। तभी मेरे पिताजी ने उनको बोल दिया था कि बेटा ये बराबर नहीं है, ज़रा चेंज करवा लो। और फिर बाद में उसने जाके उसको बोला तो उसने बोला कि हाँ ये थोड़ा वो कम वाला है, आपको अच्छा चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। तो तभी उसने बोला कि आप इतना दूर से कैसे पहचान लिया। उनकी नज़रें तेज़ थी। पहले के दौर के अंदर वो सीखे थे ही ग्राउंड लेवल से। अभी तो एजुकेशन सिस्टम आ गई। पहले के दौर में अभी कैलकुलेटर अभी आया भाई साहब, वो कैलकुलेटर पहले के दौर में कैलकुलेटर ही नहीं थे। वो लोग एक ही टाइम में गिन लेते थे। तो ऐसे ही इंडस्ट्री के अंदर ऐसे ही डायमंड को वो लोग ऐसे सीखे थे, जेम स्टोन्स डायमंड्स को ऐसे सीखे थे कि उनको पता चल जाता कि ये अच्छा क्वालिटी है, ये बुरा क्वालिटी है, मतलब ये नहीं है। और पहले के दौर में ये भी देखा जाता था कि हर किसी का बजट
क्या होता है वो हिसाब से डायमंड प्रपोज किए जाते थे। ऐसा नहीं था। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अपने ट्रेडर्स भाइयों को भी बोलता हूँ, ज्वेलर्स को भी बोलता हूँ, आप जो भी आता है ना उसको कोहिनूर ही लेना है। मैं भी जाऊँगा तो मैं पहले यही सोचूंगा कि मुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट चाहिए, भले मेरे खीसे में इतने पैसे हों। मुझे यहाँ फोकस करना है कि पहले उनको अपना बजट पूछना है कि भाई साहब आपके यहाँ कौन सा इवेंट है, तो क्या बजट है आपका। वो बजट के हिसाब से बेस्ट जो बजट में आता है वो चीज़ उनको देनी चाहिए, ना कि उनको गुमराह करना है, ना कंफ्यूज करना है कि देखो DIF ये होता है, DVVS1 ये होता है। आदमी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, बेचारा घर पे चला जाएगा, बोलेगा मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं डायमंड ले पाऊँ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेडर्स टू अंडरस्टैंड कि उनको उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना चाहिए। और ज्वेलर्स के लिए एक बात मैं भूल गया था, वो मुझे ऐड कर रहा हूँ मैं ज़रूर से, कि बंदा जब ज्वेलर्स के पास आता है तभी खुशी के दौर में ही आता है। वो कभी कोई मायूस या कोई हॉस्पिटल में तभी कोई ज्वेलर्स के पास नहीं जाते हैं। तो वो जब वो अपनी हैप्पीनेस लेके आता है तो ज्वेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हैप्पीनेस को और ज़्यादा बढ़ा के उसको घर पे भेजे और वो जो अपनी सेलिब्रेशन है वो उसको अच्छी तरह से करे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ दुगनी बन जाती है कि ये जो आपने लिया है वो बेहतरीन लिया है, और ये जो पहले के दौर में ये दाम में था, आज ये दाम में है, और हमारे पास ये पीस पड़े हुए और हम आपको इतने मार्जिन में दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप हैप्पीली ले जाइए, और यू आर द लकीएस्ट पर्सन कि आप आज आए और मेरे पास ये मौजूद था। ये बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत अच्छा नज़रिया है टूवर्ड्स बिजनेस, टूवर्ड्स कस्टमर, टूवर्ड्स सेलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या चाह रहे थे। द मोमेंट दे स्टेप इन योर स्टोर आपको पता लग जाता है कि उनकी प्रेफरेंस क्या है, उनको चाहिए क्या है। दिस समथिंग दैट एवरीवन शुड टेक केयर ऑफ। आपने अगर इतने ध्यान से अभी तक बिजनेस किया है तो आप कल्चरली कहते हैं ज्वेलरी जो भी है या फिर हीरे हैं घर में इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लाए जाते हैं या फिर फैमिली में पास ऑन होते हैं फ्रॉम फादर टू सन टू मदर टू डॉटर, बट उस पर काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। आजकल क्वेश्चंस होने लगे हैं कि डायमंड की कोई इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये जो डायमंड्स आप ले रहे हो ना, और ये ज्वेलरी आप ले रहे हो, मेरे पिताजी बोला करते थे हमेशा, जिसको कैरेट की वो फ्यूल अपना एक बंसरी जैसे बनाते हैं, जैसे वो गाजर होता है, वो गाजर की अंदर आप होल कर दो तो बच्चे उसमें फूंक मार के उससे वो ट्यूनिंग करते हैं, बजाते हैं उसको। लेकिन जब वो बजने बंद हो जाती हैं तो आदमी खा भी लेता है उसको। ये भी ऐसी चीज़ है। आपने डायमंड आज खरीदा, आज की वैल्यू में आपने उसको पहना अच्छी तरह से, उसके बाद में उसकी वैल्यू हाई हो जाती है, या बंदे को कभी ज़रूरत पड़ गई पैसे की तो वो उसको बेच भी सकता है, तो उसको लिक्विडेट भी कर सकता है। जो आज के दौर में आप इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें ले लीजिए, लैपटॉप है, मोबाइल है, कार्स, लग्जरी कार्स और लग्जरी बैग्स, आप ब्रांडेड क्लॉथ ले लीजिए, आपने पहन लिया उसके बाद में क्या वैल्यू है उसकी, आपने यूज़ कर लिया उसके बाद में नया एडिशन आने ही वाला है इसके अंदर। लेकिन दिस इज़ फॉर एवर, फॉर एवरी डे। आज आप देखेंगे तो पुराने बाप दादा ने खरीदे हुए डायमंड आज इतने वैल्यूएबल्स हैं, और कोई तो मिलते भी नहीं है। तो ये रियल में मैं आपको बोलूँ, जो नेचुरल है उसकी हमेशा वैल्यू रहेगी। आर्टिफिशियल है वो टाइम के साथ में बदलता जाएगा, क्योंकि आज किसने बनाया, कल किसी ने उससे बेहतर बनाया, लेकिन नेचर ने जो बनाया है वो हमेशा बेहतरीन ही होता है। तरुण जी, जब रैपनेट नहीं था, जब ऑनलाइन एक्सेस नहीं था डायमंड वैल्यू के लिए, सो कैसे उस टाइम पे डायमंड बेचते थे? व्हेन आई स्टार्टेड इन 1995, मैं आपको दुबई की बात करूँ तो वो दौर के अंदर दुकानों में गद्दियाँ बिछाए रखते थे। अभी तो टेबल चेयर वाला अपना ये बात हो गया, और अभी तो बड़े बड़े आलीशान शोरूम बन रहे हैं। लेकिन वो पूरी एक ऑर्थोडॉक्स लेवल पे एक बाज़ार थी, और सब ट्रेडिशन से काम करते थे। बैठे रहे, बाप बैठा है, बच्चा उसका बेटा भी बैठा है, और वो बिज़नेस करते थे वो दौर में। अब जब मैं नया आया, मैंने डायमंड, मुझे याद है मैं डी बियर्स आए थे इधर, और आई रिमेंबर 96-97 डी बियर्स के लोग आए थे। उन्होंने मुझे सवाल पूछा था कि हाउ पीपल दे आर बाइंग डायमंड्स हियर, हाउ द बिजनेस पीपल, द ज्वेलर्स, दे आर बाइंग डायमंड्स फ्रॉम यू। तभी मैंने उनको एक जवाब दिया था कि पीपल दे आर बाइंग डायमंड्स बाय ईयर्स, नॉट बाय आइज। एंड देन ही वॉज लाफिंग अ लॉट, एंड देन ही से We are joking. I say no, I'm telling you the reality. I'm telling you the truth. तो उसने बोला कैसे, how exactly it is? मैंने बोला जब मैं डायमंड लेके जाता हूँ उनके पास, तभी वो ड्रॉर में से एक डायमंड टेस्टर निकालते हैं और उसको लगाते हैं, फिर उसमें से आवाज़ आती है टिक टिक टिक, तो बोलते हैं ये सही डायमंड है। तो मतलब वो डायमंड को लूप से नहीं देख के लेते थे, वो टेस्टर से लेते थे कि ये डायमंड सही है या डायमंड के नाम पे कोई अपने को कोई दूसरी चीज़ बेच रहा है। तो ये दौर था ये बाज़ार का। अभी तो बहुत मैच्योर हो गई है बाज़ार,
और मुझे याद है कि मैंने किसी को सर्टिफाइड डायमंड्स बोला कि ये सर्टिफाइड है, उसने मेरे से पूरा समझ लिया, बड़ा ज्वेलर्स है। और आज भी हम कभी मिलते हैं, साथ में खाना खाने को जाते हैं, और वो मैं दौर की बात करता हूँ तो हम लोग बहुत हंसते हैं। तभी वो शुरुआत के टाइम में जब मैंने उनको बोला ये GIA का सर्टिफिकेट है, ये HRD सर्टिफिकेट है, ये ऐसे, तो उन्होंने बोला भाई साहब ये सर्टिफिकेट साइड में रख दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे ये वाले सर्टिफिकेट के चाहिए। मैं खुद हैरान हो गया कि मैं बेल्जियम से आया हूँ और मैंने ये सब देखा है, ये लेबोरेटरीज तो यही है। तो मैंने क्यूरियोसिटी से भी बोला उनको कि प्लीज़ मैं देखना चाहूँगा, आप ले या न ले उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे वो सर्टिफिकेट देखना है। और मैं भी सोच रहा था कि मेरा एजुकेशन अभी भी पूरा नहीं हुआ है, शायद मैं कोई एक लेबोरेटरी को भूल गया हूँ। फिर बाद में शाम को गया, उसने बोला कल आइए, फाइल में से निकालना पड़ेगा वो कॉपी। बाद में दूसरे दिन शाम को मैं गया तो उसने वो पेपर रखा था। वो पेपर एक कंपनी का था जिन्होंने एकदम टिपिकल लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट का पूरा क्राइटेरिया छपा हुआ था। लेबोरेटरी की जगह पे वो दुकान की अपनी कंपनी का नाम लिखा हुआ था उसने। और वो बंदा जेमोलॉजिस्ट करके आया था बेल्जियम से। तो बाज़ार के अंदर इतना प्रचलित था कि ये बंदा जो सर्टिफिकेट देता है वो सही सर्टिफिकेट होता है, बाकी कोई सर्टिफिकेट मायने नहीं रखते थे। आज वो भी मेरा कस्टमर है और हम भी अच्छे दोस्त थे। तो वो भी अभी हंसता है कि बाजार अभी मैच्योर्ड हो गई है, वो मेरे दौर भी चले गए। तो आदमी का दिया हुआ सर्टिफिकेट वाज बिगर देन HRD एंड GIA। यहाँ भी अगेन वो फेथ आ गया कि ये बंदा हमारे साथ में ही बैठा हुआ है, यहाँ ऑफिस लेके बैठा हुआ है, इसने जेमोलॉजिकल का वो कोर्स किया है, मतलब जो MBBS बन के आया तो ये तो जरूर डॉक्टर ही है। तो यही चीज़ इसके अंदर भी थी। तो लोग मानते थे भैया ये बैठा है, उसको माने, वहाँ से वो बाहर से बन के आता है सर्टिफिकेट, कौन देखता है और क्या होगा पता नहीं है। तो वो वजह से वो चीज़ें चलती थी। बाद में फिर बाज़ार मैच्योर हुई थोड़ी, फिर अवेयरनेस आई, DBS इधर आया और DBS ने इधर अपने ऑफिस बनाई थी दुबई के अंदर मिडल ईस्ट के लिए। और एजुकेशन क्लासेस शुरू हुए GIA की तरफ से, HRD IJA की तरफ से। और फिर नया जो जनरेशन एंटर हो रहा था इंडस्ट्री के अंदर, वो उनके पेरेंट्स भी चाहते थे कि वो जेमोलॉजी पढ़ के ही आए। तो क्या है कि जब आप खुद समझेंगे तो आप किसी को समझा पाएंगे, जब आप खुद ही नहीं समझते तो आप दूसरे को क्या बता पाएंगे। आज का दौर तो मैं ऐसा बोलूँ आपको तो ऐसे हो चुका है, मैं बोलूँ तो आप एंटर करो गोल्डसुक की कॉर्नर से और लास्ट तक पहुँचेंगे तब तक आप भी आधे जेमोलॉजिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो सेल्समैन खुद सिखा देते हैं कि आपको ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो ये वाला दौर हो गया अभी। एंड तरुण जी, आई एम श्योर आपने वो टाइम भी देखा है। मैंने तो 2013 से गोल्डसुक जाना शुरू किया है, बट मैं विश करता था कि मैं फटाफट अपनी मीटिंग करूं और यहाँ से जाऊं जल्दी। ना कोई अच्छा रेस्टोरेंट था, ना कोई बैठने की जगह थी। मैं प्रे करता था कि मुझे वॉशरूम ना जाना पड़े। गोल्डसुक के सामने फ़िश मार्केट, उसके बाद कच्चा पार्किंग। एग्जैक्टली। उस टाइम पे कैसे आप लोग वहाँ पे सस्टेन कैसे करते थे? देखो पहले तो ये जो बाज़ार थी गोल्डसुक की, और जब मैं भी आया, आई स्टे इन गोल्डन सेंस 10 इन 1995 में आया था, तो मुझे बराबर याद है। और गोल्डन सेंस 10 के सामने आगे बड़ा डेजर्ट था, मतलब वो एक प्लॉट खाली पड़ा था, उसको मैं क्रॉस करता था और सामने कामत रेस्टोरेंट हुआ करती थी करामा के अंदर। तो वो रेस्टोरेंट में मैं खाना खाता था, एज आई एम जैन वेजिटेरियन। तो मैं वहाँ जाके खाना खाता था, फिर आता था और फिर शूज़ को साफ़ करता था कि भैया जब खाना खाने को जाना है तो ये मट्टी को मुझे क्रॉस करना ही पड़ेगा। आज कितना डेवलप हो चुका है आप भी देख सकते हो। और जब बोलते थे भाई ये गोल्ड का बाज़ार किधर है, ये पूछते थे तो बोलते थे वो छपरा मार्केट। उसका नाम था वो छपरा मार्केट। वो गोल्डसुक का बोलते थे कि छपरा मार्केट, क्योंकि वो लकड़ का बना है, वो लकड़ का है और ऊपर छपरे डाले हुए हैं। सेट जो डाले हुए हैं ना वो मेटल के है, तो वो एशियंस और अपने लोगों में बोला जाता है कि छपरा डाला हुआ है इसमें, वो सेट डाले हुए हैं। तो छपरे के अंदर जो एक बाजार लगी हुई है वो गोल्डसुक है। तो वो वहाँ जाते थे, फिर बाद में ये ज्वेलर्स से मुलाकात होती थी। मैं भी गुजराती हूँ, फॉर्चुनेटली ज़्यादातर ज्वेलर्स जो रिटेल्स में है वो सब गुजराती ही थे मेजोरिटी। और कितने बोर्ड भी आप देखेंगे तो गोल्ड स्मिथ ज्वेलर्स ऐसा लिखा है, मतलब दे स्टार्टेड एज ए गोल्ड स्मिथ एंड देन दे आर बिकम ए ज्वेलर्स। जो उनके पीढ़ी आगे वाली, उन्होंने ज्वेलर्स बनाया, ब्रांड बना दी उसको। फिर बातें करता था, इन लोगों से मिलता था। खाने के लिए 2-3 रेस्टोरेंट बनी थी, हालांकि मैं बोलूँ 2 ही थी तभी, जिसके वहाँ दोपहर का खाना मिल जाता था आपको। और ये जो गोल्ड सेंटर बिल्डिंग आप देख रहे हो गोल्डसुक के अंदर, वो एक बड़ी बिल्डिंग थी वो टाइम में गोल्डसुक में, कि जहाँ ऑफिसेस शुरू हुई थी नई। वो एक्चुअली में वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी। तो हमने वो भी देखा है कि जैसे आप निकले मार्केटिंग के लिए तो भाई देखना पड़ता था कि किसी के घर पे आप बेल नहीं मार दो, क्योंकि वहाँ फैमिली भी रहते थे और छोटी ऑफिसें भी शुरू हुई थी।
तो ये गोल्ड सेंटर बिल्डिंग आज तो पूरा बिल्डिंग ही गोल्ड का है, वो सिक्योरिटी वाला पूरा बिल्डिंग है। नीचे भी ज्वेलर्स इतने आ चुके हैं। नीचे में तो एक कॉफ़ी शॉप हुआ करता था जहाँ हम कॉफ़ी पीने के लिए बैठते थे, और वो भी बाद में शुरू हुई थी। बाकी तो पूरा खाली था, बच्चे खेलते थे, और इधर ऑफिसें भी थी। एयर कंडीशनिंग के क्या इंतजाम थे? एयर कंडीशनिंग काफ़ी डिफरेंट वे था, राइट? थे ही नहीं, राइट? तभी वो टाइम में एयर कंडीशन तो था, आ चुका था एयर कंडीशन, लेकिन मैंने सुना है पुराने लोगों से कि पहले के दौर में वो व्यवस्था नहीं थी, एयर कंडीशन वो सब चीज़ें। और जो गोल्डसुक थी वहाँ रोड भी नहीं था, मट्टियाँ उड़ती थी, तो वो लोग जो है वो चद्दर को गीला करके दोरी पे सुखा देते थे, जिससे हवा जो आए वो ठंडी आए, और वो बोलते थे कि वो भी आधे घंटे में सूख जाती थी और वापस उसको भिगोना पड़ता था। और पानी जो था वो चमड़े के उसके अंदर आता था, पीने का पानी, और क्योंकि पीने के पानी की भी इतनी व्यवस्था नहीं थी। जो मैंने पुराने जो ज्वेलर्स है उससे क्यूरियोसिटी में जब मैं बैठता था, उनसे जब बातें करता था, तो मुझे बताते थे कि ये दौर भी हमने देखा है। तो हम तभी बोलते थे, उनके बच्चे मेरे फ्रेंड, तो हम लोग बोलते थे कि वी आर सो मच ब्लेस्ड कि हमने वो दिन नहीं देखे। तो वो भी दौर था। लेकिन आई सैल्यूट दुबई गवर्नमेंट एंड कि उन्होंने जो डेवलपमेंट लाए हैं, आप सोच नहीं सकते। उन्होंने स्क्रैच में से पूरा एक स्वर्ग को सर्जित कर दिया है। मतलब आप देखें तो जो मैंने देखा था, कोई एज्यूम नहीं कर सकता कि जहाँ हमने वो डेजर्ट देखे थे, आज वो इतना डेवलप हो गया। और उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी इतनी है, लॉ एंड ऑर्डर्स इतने अच्छे तरह से है, और हर कोई अपना सोच के यहाँ काम करता है। तो ये जो एक फैमिली फीलिंग्स आती है आपको ये हब के ऊपर, यही आपके बिजनेस को डेवलप करता है। जब आप अपने मन से प्रफुल्लित रहेंगे तो दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि वो नहीं चल सकता। एंड ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं जब तरुण जी, तो कोई भी बिज़नेस बुरा नहीं है, गोल्ड का बुरा नहीं है, पोल्की का भी मार्केट की काफ़ी डिमांड है, दुबई जैसे जीसीसी जैसे शेयर मार्केट में। और एक जो चीज़ बहुत ही हमारे बिज़नेस को दीमक जैसे खा रही है वो है मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट लैब ग्रोन डायमंड्स। सो इफ़ वी कैन गो बैक टू द डेज़, कहते हैं कि एक ज़माना था जब लैब ग्रोन की प्राइस डायमंड से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो वो टाइम फिर कैसे प्राइस ड्रॉप हुआ और वापस से अब वो जो ज्वेलरी में आ रहा है लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं। बट जो मुझे नहीं अच्छा लगता, जो मैं जिसका फेवर नहीं करता एट एनी गिवन पॉइंट, इज़ मिस इन्फॉर्मेशन। मैंने पहले भी आपको बोला जैसे कि दिस इज़ अ ट्रस्ट बिजनेस, एंड ट्रस्ट इज़ ऑलवेज विद द ट्रेडिशंस एंड विद द जनरेशंस। तो पहले तो ये ट्रस्ट वाला बिजनेस है, तो हमें अपना ट्रस्ट बनाए रखना चाहिए। दूसरी बात है, जब आपने लैब ग्रोन की भी बातें बोली, बहुत सारी चीज़ें आपने पूछी है मुझे, मैं एक 1 बाय 1 क्लियर करता हूँ। जब बिगिनिंग में आप देखेंगे तो लैब ग्रोन से पहले एक मोज़ोनाइट करके डायमंड आ गया था। मुझे वो दौर भी याद है कि बाज़ार के अंदर कोई आए थे बाहर से और बोले बहुत सस्ते डायमंड लेके आए हैं, बहुत सीक्रेट है और बहुत सस्ता बेचने को आए हैं। तो लोगों ने रात को देरी से भी दुकान खुली रख के माल ले लिया था। फिर बाद में उनको बाद में पता चला, जब कोई कस्टमर ने बोला इसको लेबोरेटरी रिपोर्ट चाहिए, तो वो दौर में तो मेजोनाइट लेबोरेटरी के पास भी नहीं था, उसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि उसको वो आइडेंटिफाइड कर सके। फिर बाद में जैसे प्रचलित हो गया तो पता चल गया कि ये मोज़ोनाइट है, और सब रिस्ट्रिक्शन लाए लेबोरेटरीज ने कि हम मोज़ोनाइट को ये लिख के बेचेंगे। गवर्नमेंट ने अपने रिस्ट्रिक्शन डाल दिए कि आप बेचेंगे तो उसके ऊपर ये लिख के बेचेंगे। जैसे यहाँ ये बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, जो चीज़ आप खरीदते हो ज्वेलर्स के पास से, उनको वो इनवॉइस में लिखना कंपलसरी। यहाँ इसीलिए ये सिटी ऑफ गोल्ड है कि आपने जब गोल्ड लिया तो वहाँ लिखा जाता है कि ये कौन सा है, 785, ये गोल्ड 22 है, 18 कैरेट है, 21 कैरेट वाला टच है, कौन सा टच है वो आपको इनवॉइस में लिख के देना है। आपका नाम लिखते हैं, आपका नंबर लिखते हैं, आपको आइडेंटिफाइड करके आपका जो भी पासपोर्ट या आईडी है, और वो चीज़ क्या उसने बेची है वो बाकायदा लिख के आपको फतूरा में जो इनवॉइस में देते हैं। तो ये चीज़ फिर बाद में आ गई तो मोज़ोनाइट फेल हो गया। लोगों ने पहले ये डायमंड समझ के ले लिया, बहुत सस्ता आ गया, बेचने वाला बेच के चला गया, तो लोगों ने उसमें भी लॉस किया था। मुझे याद है वो दौर भी, कोई ज्वेलर्स ने इसमें बहुत मार खाए थे। अभी इसके बाद में ये लैब ग्रोन आया, नया लैब ग्रोन
अभी इसको मैं आपको बोलूँ तो ऐसा था कि मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये आया कैसे मार्केट में? ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बनाया हुआ था या इट वाज एन एक्सपेरिमेंट? ये लैब ग्रोन आया कहाँ से एग्जैक्टली? अच्छा, ऐसे देखो तो डायमंड जो है वो सिर्फ ज्वेलरी में नहीं यूज़ होता है। डायमंड का सर्टेन पार्ट ऑफ डायमंड्स जो क्लियरिटी अच्छी नहीं है उसकी, लेकिन उसका जो रूट्स है, मतलब उसके अंदर जो क्वालिटी है, हार्डनेस है, वो डायमंड की है। तो इसीलिए वो जो डायमंड्स है वीक वाले, जो ज्वेलरी में आप यूज़ नहीं कर सकते हो, वो इंडस्ट्रियल डायमंड की है, उसको इंडस्ट्रियल डायमंड कहते हैं। और वो इंडस्ट्रियल डायमंड्स आप जैसे देखेंगे, ये रनवे जो है एयरपोर्ट का, उसके अंदर भी वो डायमंड के पाउडर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब फ्लाइट उतरती है, वो जो टायर का जो वो ज़मीन उतनी सख्त होनी चाहिए, तो रनवे जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी डायमंड के पाउडर का उपयोग किया जाता है। मतलब डायमंड सिर्फ ज्वेलरी की नहीं है, और एकदम हार्डेस्ट से हार्डेस्ट वो मटेरियल है। आप देखने को जाए तो डायमंड को कट करना है तो कैसे कट करेंगे आप? डायमंड को कट करने के लिए आपको डायमंड से ही उसको कट करना पड़ता है। तो जब डायमंड फैक्ट्रीज़ के अंदर डायमंड को घिसते हैं, तो जो मशीन से उसको घिसते हैं, वो मशीन के ऊपर भी वो डायमंड का पाउडर या वो लगाए जाते हैं, क्योंकि इसीलिए वो हार्ड है ना, तो उसको डायमंड से ही कर सकते हैं। तो जब मैं छोटा था तभी मेरे को जूस पीना अच्छा लगता था। तो मैं मुंबई में रहता हूँ, ओपेरा हाउस में। तो मेरे फादर मुझे सुखसागर करके एक जूस सेंटर था, उधर लेके जाते थे और मैं जूस पीता था उधर से। फिर उसके बाद में सुमित करके कंपनी ने मिक्सचर निकाला, जूसर मिक्सचर। तो मेरी मम्मी मुझे घर पे जूसर में मिक्स वो बनाती थी, फ्रूट के पिलाती थी। तो लैब ग्रोन भी मुझे यही आगे वाले दिनों में यही लगता है कि शायद उसके भी मशीन निकल जाएंगे और आदमी बोलेगा लैब मेड नहीं है, मैन मेड है, मैंने बनाया मेरे घर के अंदर। ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है ना, हर चीज़ की जगह है यहाँ। और लैब ग्रोन ने भी अपनी एक जगह बनाई। क्यों? कि बजट क्लाइंट आते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि गोल्ड के अंदर भी 22 भी बेचा जाता है, 18 भी बेचा जाता है और 24 भी बेचा जाता है। ऐसे सिल्वर भी बेचा जाता है, तो वो कोई गलत नहीं है। सिल्वर है, गोल्ड है। तो जिसके जो बजट, ऐसे अभी सिल्वर के आप देखो ऑर्नामेंट्स तो वाइट गोल्ड के जैसे उसको पॉलिशिंग करते हैं और ऐसे भी बेचते हैं। तो जिसका जो बजट है वो हिसाब से वो अपने आप को हैप्पी रखता है, वो खरीदता है और वो अपने आप को हैप्पी रखता है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ये लैब ग्रोन आ गया और ये आ गया और इंडस्ट्री को क्या गया। हर किसी ने अपनी अपनी जगह बनाई है और हर कोई बुरा नहीं है। हर चीज़ अपनी जगह से अच्छी है जब तक आप उसके नियम में बंधे हो। जो आप बेच रहे हो वही आप बोलते हो तो वो परफेक्ट है। आप जब बेच रहे हो मैंने नेचुरल बेचा, आप उसको लिख के दे दो मैंने नेचुरल बेचा। जब लैब ग्रोन बेच रहे हो तो उसको बोलो लैब ग्रोन बेच रहे हो। लैब ग्रोन का क्या था कि जब वो शुरू में आया तो वो दौर में एंड यूज़र्स को पता नहीं था उसका कि व्हाट इज़ द एक्चुअल वैल्यू। हालांकि देखो तो ट्रेडर्स को भी पता नहीं था। वो वर्ल्ड के फार ईस्ट साइड से एक जगह से आ रहा था माल और लोग ले रहे थे और हर टाइम पे उसके दाम गिर रहे थे, क्योंकि बिगिनिंग में उसके प्राइस बहुत ज़्यादा थे। डायमंड से कहते हैं वो डायमंड से भी ज़्यादा महंगा नहीं, इतना महंगा तो नहीं था, क्योंकि इतना तो लोगों को फेथ था कि डायमंड जो है वो सर्टिफाइड है GIA का, तो मतलब ये तो है ही नेचुरल और ये जो है उसका रिप्लेसमेंट है। तो जैसे कोई बंदा वाइट गोल्ड नहीं ले सकता तो दुकान वाला बोलते हैं मेरे पास सिल्वर में भी वाइट पॉलिशिंग वाला अच्छा वाला सिल्वर का भी ज्वेलरी है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही फिर बाद में ये लैब ग्रोन आ गया। वो डायमंड के नज़दीक के ही प्राइस में था लेकिन डायमंड से सस्ता था। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता गया फिर क्या था, पहले एक कंट्री बनाती थी, फिर दूसरी कंट्री एंटर हो गई, फिर बहुत सारे लोग एंटर हो गए और लोगों ने बड़ी बड़ी मशीनें डाल के फैक्ट्री या मास प्रोडक्शन चालू कर दिया। जैसे मास प्रोडक्शन होता है तो इकोनॉमिकल रेशियो है, सप्लाई इज़ मोर एंड डिमांड्स आर लेस, तो मार्केट गिरता ही है। तो वही हो गया लैब ग्रोन के अंदर। फिर उनके प्राइजेज और गिरने लगे और बस लोग वहाँ वो ज्वेलर्स जो है वो बोलते थे कि देखो आप ये नहीं ले सकते तो हमारे पास ये एक ऑल्टरनेट है आपके पास, तो ये आप ले सकते हो। अभी मैंने सुना है कि US के अंदर तो बहुत प्रचलित हुआ लैब ग्रोन, लेकिन अभी ऐसे भी मैंने इंसिडेंट सुने हैं कि बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में या जाता है दुकान के अंदर तो वो पूछता है तो सेल्समैन को, तो सेल्समैन प्रमोट करता है कि ये लैब ग्रोन है और ये नेचुरल है, इसके ये प्राइस है, इसका ये प्राइस है। तो वो बोलता है कि ठीक है अभी ये दे दो लैब ग्रोन वाला, ये सस्ता है, इतना सस्ता है। तो वो उनकी गर्लफ्रेंड या वो फियांसे होती है, वो बोलती है कि बेटर वी गो फॉर ए बेस्ट डिनर इंस्टेड ऑफ बाइंग फॉर दिस, इज इट आई एम वर्थ ऑफ दिस प्राइस। तो ये भी सिचुएशन है, लेकिन कोई बुरा नहीं है, हर किसी की जगह है ये इंडस्ट्री के अंदर। ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या बेच रहे हो वो आप लिख के देना चाहिए बस। बहुत सारे ऐसे दूसरे पॉडकास्ट हैं, बहुत सारे
कंटेंट पे अभी कोई रोक नहीं है, आपको जो रिकॉर्ड करना है आप अपना फ़ोन उठाते हो, रिकॉर्ड करके डाल देते हो, उसकी कुछ प्रमाणिकता नहीं है, उसको किसी ने वेरीफाई नहीं किया है। और ऐसा कंटेंट पहली बात तो वायरल होता है मिस इन्फॉर्मेशन का, उससे कंज्यूमर को गलत मैसेज जाता है, विच इज़ वेरी डेडली फॉर आवर इंडस्ट्री। दैट इज़ राइट, एब्सोल्युटली। ये मैं हमेशा ये बोलता हूँ ना, अभी के दौर में क्या होता है कि जो दिखता है वो ज़्यादा बिकता है। लेकिन हमेशा जब आप कोई चीज़ खरीदने को जाते हो, आपके पसीने की कमाई है और लास्ट लॉन्गर के लिए आप जब लेते हो तो हमेशा उसको चेक करके लेना चाहिए। आप कहाँ से ले रहे हो, उसका क्या, उसके अंदर क्या डिस्क्रिप्शन देके वो आपको बेच रहा है, और आपने लिया उसका इन फ्यूचर में कुछ वैल्यू है कि नहीं। जब मैं बात कर रहा हूँ प्रेशियस की, और जब प्रेशियस जो होता है वो हमेशा प्रेशियस मनी भी लेता है, तो वो आपकी कमाई जो है उसको प्रेशियस की तरह से जब आप खरीदने को जाते हो तो हमेशा आपको ये चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और दिखावे की एडवर्टाइजमेंट तो बहुत सारी होती है आज के दौर में, तो बहुत सारी चीज़ों पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। आपने जैसे बताया, ऐसे किसी ने माइक उठा लिया या मोबाइल सामने रख के कुछ भी बोल दिया और किसी ने मान लिया। देखो ये सब चीज़ें होती रहेगी, समय के साथ में परिवर्तन तो आएगा ही। लिखा है कि परिवर्तन संसार का नियम है, वो तो होना ही है। हमको अपने आप को सुलझा रखना है, हमें आप को संभालना है। वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, दैट व्हाट आई एम स्पेंडिंग फॉर, इज इट रियली वर्थ ऑफ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज ए कंज्यूमर। हम जब ये चीज़ खरीदने को जाते हैं, चलो हम रेस्टोरेंट में खाना खाए, आज इधर अच्छा नहीं लगा हम दूसरी में चले जाएंगे। लेकिन ये जो आप लेते हो, ये जो डायमंड मैंने आपको बोला कि जनरेशन से मैंने यहाँ ये देखा है, जैसे मेरा रिटेल के साथ में मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि वो लोग मेरे से डायमंड लेते हैं, मैं B2B हूँ, उनको सप्लाई करता हूँ। तो कभी मैं दुकान में खड़ा हूँ तो कोई लेके आता है कि ये देखो मेरे फादर ने मुझे दी थी शादी में, और ये डायमंड है, अभी डिज़ाइन मुझे अलग करनी है, लेकिन डायमंड आप यही डालना, क्योंकि मेरी इसके साथ में एक फीलिंग जुड़ी हुई है कि मेरे फादर ने ये मुझे दी थी मेरे शादी के टाइम में। सी, आपका इमोशन भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है। आप ज्वेलर्स, एज ए ज्वेलर्स वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट, बट एज ए कंज्यूमर ही इज़ बाइंग हिज मेमोरी, ही इज़ टेकिंग। ये जो है कि एक याद बन जाती है, इसके अंदर एक अपनी एक फीलिंग भी रहती है साथ में। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी अच्छा लगा तरुण जी आपसे बात करके। जब आप मुझे बता रहे थे दुबई मार्केट के बारे में, तो एक्चुअली आई वाज इमेजिनिंग हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी, एंड जो ग्रोथ आपने और आपके बिजनेस ने एज ऑन डेट करी है वो भी काफ़ी कमेंडेबल है। आपको फिर से थैंक्स कहता हूँ आपके टाइम के लिए और आपके एक्सपर्टीज़ के लिए। थैंक यू। ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहा। और जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, यकीन करो कि मैं वो फिल्म देख रहा था पुरानी, जैसे आपने मुझे टाइम मशीन में डाल के पीछे लेके गए और वो दौर शुरू हुआ मेरे साथ में। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपके साथ में बात करते हुए, और थैंक यू वेरी मच कि मुझे भी आपके साथ में मेरे विचार को शेयर करने का मौका मिला। थैंक यू। आई होप आप सभी को ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा होगा। इट वॉज TJP's फर्स्ट एंडेवर जहाँ पे हमने हिंदी में बात करी है। मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्वर्सेशन वॉज डन इन हिंदी। अगर आपको लगता है कि और भी एपिसोड हिंदी में आना चाहिए, कमेंट बिलो मुझे बताइए आप क्या सुनना चाहोगे नेक्स्ट एपिसोड में, एंड आई विल मेक श्योर टू ब्रिंग दैट टू यू। टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, स्टे ट्यून टू ज्वेलरी पॉड।